हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष अग्रवाल निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में सॉइल्स के फैक्टर को हम देख रहे थे और हम सॉइल्स के फैक्टर को देखने के बाद में हमने देखा कि अपनी मृदा में कौन कौन से फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो उनमें अपना पहला था मिनरल्स, खनिज लवण, सेकंड था अपना कार्बनिक पदार्थ, नंबर थर्ड पे था अपना मृदा जल, सॉइल वाटर, एंड फोर्थ लास्ट इज सॉइल एयर या मृदा वायु। तो हम अपने खनिज लवण को हम पढ़ चुके थे, जो कि अपना भौतिक गुण को रखता है, और जो मृदा जल होता है वो भी एक भौतिक गुण को रखता है, और जो मृदा वायु होती है वो भी एक भौतिक प्रक्रम को या भौतिक गुण को रखती है। तो मृदा के घटकों में अपना 3 घटक तो हो गए अपने भौतिक घटक वाले। अब अपन बात कर रहे थे मृदा जल की। हमने मृदा जल को देखा था, तो मृदा जल में हमने उसके 4 भागों को देखा था। नंबर 1 था अपना गुरुत्वाणु जल, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बल आ रहा था, गुरुत्वीय जल जिसको हम बोल रहे थे। नंबर 2 पे हमने देखा था आर्द्रता जल या हाइड्रोग्लोसिक वाटर, जो कि मृदा के कण के चारों ओर आर्द्रता की एक पतली सी संरचना होती है, तो उनके बाहर पाए जाने वाले जल को अपन बोलते हैं आर्द्रता जल। और नंबर 3 पर हम पढ़ रहे थे केशिका या कैपिलरीज वाटर। तो कैपिलरीज वाटर अपने को प्लांट्स को मिलता है, कैपिलरीज वाटर, और जो कैपिलरी वाटर होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो पादप भागों में वही पहुंच पाता है। उसके बाद में हमने 4th पढ़ा था कि मृदा के अन्य भागों पर जल, जिसको हम दूसरा नाम दे रहे हैं रसायन जल। क्या नाम दे रहे हैं उसको? हम रसायन जल भी बोल सकते हैं, केमिकल वाटर। कि पादपों में, मृदा में केमिकल्स के होने से, तो केमिकल्स की कई सारी रिएक्शंस होती हैं, तो उनकी प्रेजेंस से उनसे जो जल आता है, जल का उनसे केमिकल बॉन्डिंग होगा, तो उसको हम नाम देंगे रासायनिक जल। तो आज की हम क्लास में बात करेंगे अपने मृदा जल की, और मृदा जल अपना चल ही रहा था, उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने उसके चारों टाइप्स को पढ़ लिया था। अब हम उसके बाद में बात करते हैं कि अपना इकोलॉजी के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल को, क्या संपूर्ण पृथ्वी पर जल जो उपस्थित था अपना, उसको एक नाम दे दिया, एक टर्म नाम दिया, उनको टर्मिनोलॉजी रखी, उसको नाम दिया उन्होंने हॉलार्ड। क्या नाम दिया? हॉलार्ड, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण जल। क्या नाम दे रहे हैं उसको? हम संपूर्ण जल। तो पृथ्वी पर जितना भी जल उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं हॉलार्ड। अब उसके बाद में क्या होता है कि हॉलार्ड या संपूर्ण जल में से पादपों के द्वारा, किसके द्वारा? पादपों के द्वारा जो जल काम में लिया जाता है उसको हम नाम दे रहे हैं क्या? किसार्ड। क्या नाम दे रहे हैं अपन? किसार्ड। और जो पादपों के द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता है उनको हम बोलते हैं इकार्ड। क्या? नंबर 2 पे हमने क्या देखा कि पादपों द्वारा उपयोग जल, क्या नाम था उसका? उपयोग जल का नाम था अपना किसार्ड, और जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं पर्याप्त जल। और नंबर 3 था अपना कि पादपों के द्वारा उपयोग में नहीं लिया गया जल, उसको नाम दे रहे हैं अपन इकार्ड। क्या नाम दे रहे हैं? इकार्ड। और इसको हिंदी में बोल रहे हैं अपन अपर्याप्त जल। ठीक है,
तो संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल को नाम दिया हॉलार्ड। पादपों के द्वारा उपयोग में लाया गया जल किरसार्ड, और पादपों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया जल वो कहलाता अपना एकार्ड या अपर्याप्त जल। तो आपको ये याद रखना है 1 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, ये अपने को एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। अब हम उसके बाद में बात करते हैं कि जब बारिश होती रहती है, जल आता रहता है बारिश के द्वारा, तो वह क्या होता है मृदा में विलीन होता रहता है, और मृदा में विलीन होने से मृदा के कणों के बीच में अंतरकोशिकीय या इंटरक्लेरी स्पेस के होने से जल के अणु उसमें उपस्थित हो जाते हैं और मृदा के कणों के बीच में जल के अणु पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मृदा के द्वारा जल की कुछ मात्रा या आयतन के रूप में वह धारण किया जाता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं जल धारिता या जल आयतन मृदा के द्वारा, कि मृदा के द्वारा कितना जल धारण किया गया है, कितना जल उसके उपयोग में लाया गया है। तो हम बात करते हैं मृदा जल धारिता या आयतन की। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार होते हैं। अपना नंबर 1 प्रकार आता है जल भराव क्षमता, कि मृदा के जल के द्वारा कितना जल उसमें उसके अणुओं के द्वारा अंतरकोशिकीय अवकाश में लिया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं जल भराव क्षमता। अब जल भराव क्षमता क्या होती है कि जब वर्षा का मौसम हुआ, पानी आया, तो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स से के विरुद्ध में, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, मतलब उसके हम विपरीत जाएंगे, उसके अपोजिट जो भी जल बचता है अपना, जो कि मृदा के अणुओं के द्वारा वह सोख लिया जाता है या ग्रहण किया जाता है, उसको हम बोलेंगे जल भराव क्षमता। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध होता है ये, ठीक है। अब अपन सेकंड नंबर पे बात करते हैं क्षेत्र क्षमता। कौन सा? क्षेत्र क्षमता। अब क्षेत्र क्षमता क्या होता है कि मृदा के अणुओं के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण के बल के भी विरुद्ध हो और मृदा के जल के अणुओं के द्वारा उपयोग में भी लाया गया हो, और रसायन केमिकल प्रोसेस से भी बना हुआ जल हो, और आर्द्रता जल हो। कौन कौन सा जल हो गया अपना? एक तो हो गया केशिका जल, कैपिलरी वाटर, एक हो गया अपना आर्द्रता जल, एक हुआ अपना रसायन जल, और इसके अलावा अन्य जल। तो इन सभी जलों का योग ही अपना क्षेत्र क्षमता कहलाता है। अब क्षेत्र क्षमता में केशिका जल, आर्द्रता जल और रसायन जल हो गया, और इसमें लास्ट में आया अपना अन्य जल। अन्य जल के रूप में हम बात कर सकते हैं जल बाष्प की। किसकी? जल बाष्प की, वाटर वेपर की। कि अपना जब सूर्य का प्रकाश भी पड़ेगा मृदा पर तो कुछ जो जल होगा वो बाष्पीय अवस्था में भी बनेगा, तो जो बाष्प बनेगा वो होगा अपना जल बाष्प। तो इस प्रकार से जल भराव क्षमता तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, और क्षेत्र क्षमता में केशिका जल, आर्द्रता जल, रसायन जल व अन्य जल में अपना जल वाष्प आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्द्रता तुल्यांक की। किसकी बात करते हैं अपन? आर्द्रता तुल्यांक, वेपर इक्विवेलेंट। तो आर्द्रता तुल्यांक कैसा होता है? आर्द्रता तुल्यांक जल क्या है? तो अपन क्या करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, क्या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध या गुरुत्वाकर्षण से
जितना गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अपकेंद्रण होता है उसमें क्या कर देते हैं, गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटेशनल फोर्स से गुरुत्वाकर्षण के 1000 गुणा अपकेंद्रण, क्या, अपकेंद्रण के द्वारा जो जल अपना शेष होता है मृदा के भागों में पाया जाता है, मृदा के मृदा के अंतरकोशिकीय अवकाशों में वह ग्रहण किया जाता है, उसे बोलेंगे हम आर्द्रता तुल्यांक। तो ये क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण के 1000 गुणा अपकेंद्रण से यह जो बचता है उसे हम बोलते हैं आर्द्रता तुल्यांक। तो किसी भी गुरुत्वाकर्षण के 1000 गुना को जब हम अपकेंद्रण करते हैं, मृदा को 1000 गुना अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूज पर डाल देते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन आपने देखी होगी कि अपकेंद्रण करती रहती है, उस पर टेस्ट ट्यूब लगी रहती है, लिक्विड फॉर्म में इसको डाला जाता है और अपकेंद्रण एक समय पर, एक वेग पर और निश्चित समय के लिए वो किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के 1000 गुना अपकेंद्रण के पश्चात जो मृदा के अणुओं के बीच में, मृदा के अणुओं के बीच में जो जल अपना प्रेजेंट होता है उसे बोलेंगे हम आर्द्रता तुल्यांक। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना आर्द्रता तुल्यांक हुआ। उसके बाद में और भी अपना जल है, जिनमें अपना है जल आकर्षण तुल्यांक, और उसके बाद में आता है मलानी तुल्यांक। तो कई प्रकार के ये अपने मृदा में जल भराव क्षमता या जल धारिता या जल आयतन होता है। तो पहली बात की अपन ने जल धारण क्षमता की, दूसरा पॉइंट देखा था हमने क्षेत्र क्षमता का, और तीसरा पॉइंट हमने देखा था अपना आर्द्रता तुल्यांक का। अब इसके बाद में हम चौथा टॉपिक पढ़ते हैं जल आकर्षण गुणांक। क्या पढ़ते हैं, जलाकर्षण तुल्यांक। अब जलाकर्षण तुल्यांक क्या होता है, जलाकर्षण तुल्यांक वह जल होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी शुष्क मृदा को, कैसी मृदा को, शुष्क, जिसमें किसी भी प्रकार की नमी ना हो, बिल्कुल सूखी मृदा हो, तो शुष्क मृदा को खुले वातावरण में रखने पर मृदा के द्वारा जितनी नमी अवशोषित की जाती है, क्या, कि शुष्क मृदा को जब हम खुले वातावरण में रखेंगे तो उसके द्वारा कितनी नमी अवशोषित की जाती है, अर्थात कितना जल वह वातावरण से अवशोषित करेगा, उसे ही हम बोलेंगे जलाकर्षण तुल्यांक। तो शुष्क मृदा में वातावरण में रखने पर अवशोषित जल या नमी, तो उसको बोलेंगे हम जलाकर्षण तुल्यांक। उसके बाद में अपना नंबर 5 आता है मलानी तुल्यांक। कौन सा आता है अपना, मलानी तुल्यांक। मलानी तुल्यांक क्या होता है कि जब पादपों पर, पादप भाग क्या मुरझा रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, डेड हो रहे होते हैं, मुरझाने की स्थिति में, मुरझाने की स्थिति या मृत अवस्था में जब वह पहुंच रहे होते हैं ना, तो उस समय मुरझाने की स्थिति में या मृत अवस्था की स्थिति में पादप की मृदा में, पादप में मृदा में उपस्थित जल
क्या कहलाएगा अपना मलानी तुल्यांक। तो इस प्रकार से अपना जल क्षमता या जल धारिता या जल की जो मृदा के अणु की जल की भराव की क्षमता होती है वो इस प्रकार से हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें कि हमने जल भराव क्षमता को देखा था जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जितना जल उसके अणुओं के बीच में था। उसके दूसरे नंबर पर देखा था हमने क्षेत्र क्षमता में अपना केशिका जल, आर्द्रता जल, रसायन जल और जल वाष्प भी आ रहा था। नंबर थर्ड पर देखा तो हमने आर्द्रता तुल्यांक, जिसमें अब क्या होता है गुरुत्वाकर्षण के 1000 गुना अपकेंद्रण करने पर जो जल शेष रहता है उसको बोलते हैं अपना आर्द्रता तुल्यांक। उसके बाद में बात करते हैं जलाकर्षण तुल्यांक, जिसमें कि शुष्क मृदा में वातावरण रखने पर अवशोषित जल की नमी होती है कि जब किसी भी शुष्क मृदा को हम ले आते हैं और वातावरण में खुली में रख दें तो उसके द्वारा कितनी नमी अवशोषित हुई है तो उसको बोलेंगे हम जलाकर्षण तुल्यांक। अब इसको मृदा को हम किसी लंबे टाइम के लिए 1 दिन 2 दिन के या 3 दिन के लिए हम उसको रखते हैं। उसके बाद में अपना 5 आता है मलानी तुल्यांक। मलानी तुल्यांक क्या होता है कि जब प्लांट्स मर रहे होते हैं या मुरझाने की स्थिति में होते हैं तो उस स्थिति में पादप की मृदा में कितना जल उपस्थित है उसको बोलेंगे हम मलानी तुल्यांक। तो इस प्रकार से हमारा ये जल कंप्लीट हो गया। और जल के अणु आपने देखे थे कि इस प्रकार थे, उसके बीच में अंतरकोश की अवकाश अपने प्रेजेंट होते हैं। ये इसमें केशिका जल आता है, केशिका वाटर प्रेजेंट होते हैं अपने इस प्रकार से। इसी में इन्हीं स्थानों पर क्या होता है रसायन भी आते रहते हैं, रसायन केमिकल्स भी अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो ये क्या है अंतरकोशिकीय अवकाश इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो फैक्टर है मृदा जल वो अपना पूरा हो गया। अब उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं जो कि अपना है मृदा वायु, सॉइल एयर। अब सॉइल एयर कहाँ पर प्रेजेंट होगी कि मृदा के अंतरकोश के अवकाश हैं उनमें ही ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाता है। ऑक्सीजन के आने से वह मृदा वायु को रखती है और मृदा वायु का फैक्टर बनाती है। अब जो अपनी मृदा वायु होती है वो क्या है उसमें ऑक्सीजन मुख्यतः होती है और ऑक्सीजन क्या होती है पादपों के लिए भी एक अच्छी होती है वृद्धि के लिए। तो अपना नेक्स्ट है मृदा वायु, सॉइल एयर। ठीक है। अब मृदा वायु क्या होती है कि मृदा के अंतरकोश के अवकाशों में उपस्थित वायु को हम मृदा वायु कहते हैं। और मृदा वायु में अपना मुख्यतः होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को आप जानते हैं प्राणवायु भी इसे कहते हैं। मानव के द्वारा भी ऑक्सीजन लिया जाता है तो उससे जीवित है। तो इसी प्रकार पादपों में भी क्या होता है कि पादपों की जड़ों में, उसके जड़ों में मृदा में अंतरकोश की अवकाशों में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ये मृदा में पादपों के अंकुरण में, पादपों की वृद्धि में, उनके भोज्य पदार्थों के पोषण के अवशोषण में कई प्रकार से यह सहायता करती है। तो ऑक्सीजन किस में, एक तो अंकुरण में, जर्मिनेशन में काम आ गई अपनी, एक तो दूसरा काम आया इसका एक वृद्धि में, ग्रोथ में कि किस प्रकार से ये ग्रोथ करेगी। और उसके बाद में क्या है न्यूट्रिशंस को अपना ये प्रोवाइड कराएगी मूल्स के द्वारा। और उसके बाद में इनकी धीरे धीरे वृद्धि भी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है। अब वो क्या होता है कि मृदा में जो अंतरकोश के स्थान हमने देखे थे, ये मृदा के कुछ अणु हैं जिनको हम देखते हैं। तो इनके बीच में इस प्रकार से अंतरकोश के अवकाश हैं ये। तो इन अंतरकोश के अवकाशों में कुछ छोटे छोटे छिद्र भी उपस्थित होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं मृदा रंध्र। क्या नाम देंगे इनको अपन, मृदा रंध्र। तो ये रंध्र उपस्थित होते हैं, इन रंध्रों में ही अपना वायु प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन की हम
कमी को कर दें, अगर हम मृदा में ऑक्सीजन को हटा दें कि ऑक्सीजन को बिल्कुल ही सप्लाई ना दें, तो उसकी जगह क्या आ जाता है कि कई सारी और भी गैसें, जैसे कि उनमें है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये डिफरेंट गैसेस आ जाती हैं और क्या करती हैं, पादपों में अन्य भागों से, पादपों की मूलों में उपस्थित रसायन से अन्य अभिक्रियाएं करती रहती हैं, जिससे कि क्या होता है, अपना ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, कई सारे एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड्स और अपना और भी कई डिफरेंट एसिड्स आते हैं, कार्बनिक एसिड्स। तो ये कार्बनिक एसिड्स क्या करते हैं, पादपों की जड़ के लिए बहुत हानिकारक अपने को साबित होते हैं। ये पादपों की जड़ को धीरे धीरे उसके शीर्ष भाग से उनको क्षय या तोड़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है, अपनी पादपों में वृद्धि रुक जाती है और पादप वृद्धि नहीं कर पाता है। तो मृदा वायु, सॉइल एयर अपना मृदा का मुख्य घटक होता है, जिसमें ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो पादप वृद्धि ही नहीं कर पाता है, जर्मिनेशन ही नहीं कर पाएगा, ना ही उसको किसी प्रकार का न्यूट्रिशन मिलेगा। अब अपना जो ऑक्सीजन है, इसके अलग अलग वर्ग हैं, अंकुरण के हो गया तो वृद्धि होगी, न्यूट्रिशन भी हो गया, तो ये इसके वर्ग होते हैं। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट जो घटक होता है मृदा का तापमान, जो कि वायु में ही प्रेजेंट होता है, उसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।